हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया था ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। यहाँ पर पूछा गया था कि जो ICDS प्रोग्राम है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1970, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1975, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1992 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1995। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 1975। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम जो था ये इसे 2 अक्टूबर 1975 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें अर्लीस्ट फीचर मतलब सबसे पहले हमें कौन से क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, ऑप्शन नंबर बी इज़ निक्टालोपिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ केराटोमलेशिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हाइफिमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उसे आइज़ में जो है ड्राइनेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कंजक्टाइवा भी जो है वो ड्राई हो जाता है और आई में ड्राइनेस के सिम्टम्स यदि हो रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूशन इन यंग पेशेंट। यहाँ पूछा गया है कि प्लूरल इफ्यूशन का क्या कॉमन कॉज हो सकता है किसी यंग पेशेंट में। ऑप्शन नंबर ए इज़ लंग कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ SLE, ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्यूलोसिस। प्लूरल इफ्यूशन जो है ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लंग्स की जो प्लूरल कैविटी होती है, यहाँ पर जो प्लूरल कैविटी रहती है चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में, उसमें फ्लूइड का कलेक्शन एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसे प्लूरल इफ्यूशन कहा जाता है। और यहाँ पर इसका कॉमन कॉज जो है दैट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी इज़। यहाँ पर पूछा गया है सिग्मोइडोस्कोपी करते टाइम हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोन पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ लिथोटॉमी पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ सिग्मोइडोस्कोपी इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू चेक द सिग्मोइड कॉलन विच इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द कॉलन और लार्ज इंटेस्टाइन। दिस सेक्शन ऑफ कॉलन इज़ क्लोज टू रेक्टम और एनस। यहाँ पर गया है कि सिग्मोइडोस्कोपी जो है ये एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि सिग्मोइड कॉलन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिग्मोइड कॉलन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट रहता है और यदि हमें इसे डिटेक्ट करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है सिग्मोइडोस्कोप। सिग्मोइडोस्कोप को एनस के द्वारा जो है इंसर्ट किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट में जो है एक कैमरा लगा रहता है जिसकी हेल्प से जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिग्मोइड कॉलन वाला पार्ट है उसे विजुअलाइज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यहाँ पर पूछा गया आयरन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ सीरम फेरिटिन एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ सीरम आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन जो टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है आयरन की डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए।
फेरिटिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है जो भी रेड ब्लड सेल्स रहती हैं उनके अंदर आयरन का स्टोर करने के लिए, इसलिए सीरम फेरिटिन टेस्ट जो है इसे यूज़ किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कॉजेज अमेनोरिया। यहाँ पर पूछा गया है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो कि अमेनोरिया को कॉज करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पैरोक्सिडिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ हैलोपेरिडोल, सी इज सर्टिलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिटालोप्राम। का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल जो है ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। बाकी यहाँ पर जो तीनों मेडिकेशंस दी गई हैं तीनों ही एंटी डिप्रेशेंट हैं और ऑप्शन में हैलोपेरिडोल दिया गया है इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा हैलोपेरिडोल। बाकी ऐसे देखा जाए तो रिस्पेरिडोन जो मेडिसिन होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग रहती है वो अमेनोरिया कॉज करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पार्किंसंस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि पार्किंसन डिसीज़ जो है वो कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से अराइज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एसिटिल कोलाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ सीरोटोनिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ डोपामिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ गाबा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डोपामिन। पार्किंसंस डिसीज़ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्पेशल टाइप की नर्व सेल्स रहती हैं ब्रेन में जिसका नाम रहता है सब्सटेंशिया निग्रा, उसका डीजेनरेशन होने लगता है और उस नर्व सेल का काम रहता है डोपामिन का प्रोडक्शन करना। और जब वो नर्व सेल डैमेज होने लगती हैं तो उसकी वजह से जो डोपामिन है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से पार्किंसंस डिसीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इन्फेंट वेट बिकम ट्रिपल फ्रॉम बर्थ वेट इन। यहाँ पर पूछा गया है कि इन्फेंट का जो वेट है वो बर्थ वेट के ट्रिपल कब हो जाता है, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में। ऑप्शन नंबर ए इज 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज 3 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर। जो इन्फेंट है उसका वेट जो है अपने बर्थ वेट के ट्रिपल कब होगा, 1 ईयर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन कोड पिंक इज यूज्ड फॉर विच कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया है हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यदि इमरजेंसी सिचुएशन हो और जिसमें कोड पिंक जो है वो यूज़ किया जा रहा है तो कौन सी कंडीशन रहेगी जिस कंडीशन में हम कोड पिंक को जो है इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ इन्फेंट एंड चाइल्ड अबडक्शन, यदि जो कोई इन्फेंट या फिर कोई चाइल्ड जिसका अपहरण हो गया हो, उसे किडनैप कर लिया हो या वो मिसिंग हो। ऑप्शन नंबर बी इज़ बॉम्ब थ्रेट नियर बाय या फिर किसी बम की आशंका हो। ऑप्शन नंबर सी इज़ डिजास्टरस सिचुएशन या फिर अनर्थकारी परिस्थिति में। नंबर डी इज़ फायर इन हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल में आग लग गई हो उस कंडीशन में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इन्फेंट एंड चाइल्ड अबडक्शन। यदि बच्चे का अपहरण हो गया हो, वो मिसिंग हो हॉस्पिटल से, तो उस कंडीशन में जो है हम कोड पिंक को है यूज़ करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में कोड पिंक टीम जो है वो एक्टिव होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। इनमें से कौन सी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ छाया, ऑप्शन नंबर बी इज़ अनवांटेड 72, ऑप्शन नंबर सी सहेली OCP एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 जो मेडिकेशन है यूज़ की जाती है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंड हार्ट साउंड S2 इंडिकेट क्लोजर ऑफ वॉल्व। कि साउंड S2 हमें क्या इंडिकेट करता है, कौन से वॉल्व जो रहते हैं वो क्लोज होते हैं उस टाइम पर हमें सेकेंड हार्ट साउंड, जैसे S1 एंड S2 रहता है तो S1 इज़ अ फर्स्ट हार्ट साउंड एंड S2 इज़ अ सेकेंड हार्ट साउंड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि S2 साउंड जो है वो हमें कौन से वॉल्व के क्लोजर होने पर सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन नंबर बी इज़ माइट्रल एंड पल्मोनिक वॉल्व, ऑप्शन नंबर सी इज़ एओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल्व एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्राइकस्पिड एंड एओर्टिक वॉल्व।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल्व जो है जब ये क्लोज होते हैं तो उस टाइम पर हमें S2 साउंड है ये सुनाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विद क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इज। एक पेशेंट है वो बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है तो उसे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज थायमिन, ऑप्शन नंबर बी साइनोकोबैलामाइन, ऑप्शन सी इज नाइसिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन सी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए थायमिन। यदि कोई व्यक्ति जो है वो लंबे समय से अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो उसे थायमिन विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वायरल इन्फेक्शन है जो कि टिक के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज जापानीज एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज कायनासूर फॉरेस्ट डिसीज, ऑप्शन नंबर सी इज येलो फीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेंगू फीवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी कायजानूर फॉरेस्ट डिजीज़। जो कायजानूर फॉरेस्ट डिसीज़ है यह जो है टिक बाइट के द्वारा ट्रांसमिट होती है। ये जो टिक होती है इसमें एक फ्लैवी वायरस या एर्बो वायरस नाम का जो वायरस है यदि वो इस टिक के अंदर प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से कायजानूर फॉरेस्ट डिसीज़ होती है। और ये मोस्टली जो टिक है ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और जो लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं उन लोगों में स्पेशली ये डिसीज़ कंडीशन होती है, इसलिए इसका नाम कायजानूर फॉरेस्ट डिसीज़ रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पैरानॉइड थॉट्स आर डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी कंडीशन में जो पैरानॉइड थॉट्स हैं इसके सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हेल्यूसिनेशन की कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी इज डिल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज इल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डेल्यूशंस। जो डेल्यूशन की कंडीशन होती है इसमें पेशेंट को पैरानॉइड थॉट्स रहते हैं। पैरानॉइड थॉट्स मतलब कि पेशेंट को जो है ऐसे थॉट्स आते हैं, उससे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या कोई मुझे मारना चाहता है। इस टाइप के जो है डेल्यूशंस पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन डज द इन्फेंट्स वेट गेट डबल इन रिलेशन टू बर्थ वेट। कौन से टाइम पर जो इन्फेंट है उसका जो वेट है वो बर्थ वेट के डबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 5 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ 8 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ 10 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 12 मंथ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 5 मंथ। 5 मंथ में जो बर्थ वेट रहता है वो डबल हो जाता है इन्फेंट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का एंटीडोट पूछा गया है। नारकोटिक्स जो हैं ये एक प्रकार के साइकोएक्टिव कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे ओपियोइड्स या मॉर्फिन हो गया। यदि इनका ओवरडोज हो जाए तो उनके लिए क्या एंटीडोट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नैलेक्सोन, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिजीबाइंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन नंबर डी इज़ एट्रोपिन सल्फेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नैलेक्सोन। नैलेक्सोन जो है ये एंटीडोट है नारकोटिक्स का। यदि जैसे ओपियोइड्स का ओवरडोज हो गया हो तो उस टाइम पर हम एज अ एंटीडोट नैलेक्सोन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फैगोसाइटोसिस इज कंसिडर्ड एज विच लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। पूछा गया है फैगोसाइटोसिस है वो कौन से लाइन का डिफेंस मैकेनिज्म है। ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट लाइन डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड लाइन डिफेंस, ऑप्शन नंबर सी इज थर्ड लाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फोर्थ लाइन। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। या फैगोसाइटोसिस ऐसी प्रोसेस होती है जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो जो भी वाइट ब्लड सेल्स रहती हैं वो उसे इंगल्फ करके किल करती हैं और उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस जो है ये सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन फॉर अपिकल पल्स इज। यहाँ पर पूछा गया है कि अपाइकल पल्स को यदि हमें चेक करना है तो हम कौन सी लोकेशन पर ऑस्कल्टेशन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेव्युलर लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड क्लेव्युलर लाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एज द लेफ्ट मिड क्लेव्युलर लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में इस तरीके से जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जो मिड क्लेव्युलर लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन को मिड क्लेव्युलर लाइन कहा जाता है। और रिब्स के बीच में जो स्पेस रहता है इसे इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है। तो लेफ्ट मिड क्लेव्युलर लाइन एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जो है यहाँ से एपिकल पल्स को जो है ऑस्कल्टेट किया जाता है। पूछा गया है मेथड यूज्ड टू असेस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को असेस करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ यूरिनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिफ्रैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिएजेंट स्ट्रिप्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ये सारी ही मेथड्स जो हैं ये यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ 31 मई, ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 5 जून। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।